प्यारे बच्चों, मैं कविता सिन्हा गृह विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गृह विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक पहलू से अवगत कराऊँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गृह विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक अध्ययन का विशेष महत्व होता है। तो आज बच्चों हम पहला टॉपिक हम इसके अंतर्गत करेंगे पाक कला के कुछ व्यवहारिक संकेत, सम प्रैक्टिकल हिंट्स फॉर कुकिंग। हम सभी घर में कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाक क्रिया का अर्थ। पाक क्रिया से आशय उन विभिन्न क्रियाओं का मतलब होता है जो हम काम करते हैं। ये सम्मिलित रूप से है जो किसी प्राकृतिक रूप में उपलब्ध खाने की सामग्री, खाद्य सामग्री बोलते हैं, खाने की सामग्री को आहार के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करने से पहले की जाती है। ये भी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली खाद्य सामग्री को जब हम किसी व्यंजन डिश के रूप में तैयार करने की संपूर्ण क्रियाएं ही सम्मिलित रूप से पाक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी हम सब्जी अगर हमें बनानी होती है तो सब्जी को धोने, काटने, छीलने, उबालने, छौंकने आदि सारी क्रियाएं पाक क्रिया कहलाती है, कुकिंग कहलाती है। इसी प्रकार रोटी बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए हमें आटे में को पूरा तैयार करना पड़ता है, फिर रोटी को तवे पर भली भांति सेकना पड़ता है। ये सारी क्रियाएं पाक क्रिया कहलाती हैं। तो पर्पस क्या रहता है, पाक क्रिया क्यों करी जाती है, इसका उद्देश्य क्या रहता है। तो पाक क्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य रहते हैं। पाक क्रिया का एक मुख्य उद्देश्य खाने की सामग्री को सुपाच्य बनाना होता है। अगर हम रॉ फूड की बात करें, जैसे कि अनाज, अगर गेहूं हम साबित तो नहीं खा सकते ना, जैसे अनाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, हार्ड होता है, उनको कठोर रूप में ग्रहण करने पर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी कच्ची सामग्री मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पका कर खाने से वो सुपाच्य हो जाती है। पाक क्रिया खाद्य सामग्री को रोगाणु मुक्त भी करता है। खाद्य सामग्री को जब हम उच्च तापमान पर पकाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। मांस, मछली, अंडे तथा दूध भी रोगाणु के पाए जाने की ज्यादा संभावना रहती है। पाक क्रिया से खाद्य सामग्री क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है और देखने में आकर्षक भी लगती है, अट्रैक्ट करती है। कि कोई चीज ऐसी होती है हमें देख के मन करता है कि हम इसे खाएं। पाक क्रिया का एक उद्देश्य ये भी होता है कि खाद्य सामग्री का संरक्षण करना। जो कच्चा पदार्थ होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, जब हम उस आहार को पका लेते हैं, खाने की सामग्री को, तो क्या होता है, थोड़ी देर और लंबा टिक जाता है। फिर हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, पाक क्रिया में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले भोजन को पकाते समय हमें स्वच्छ बर्तन, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और जहाँ पर हम भोजन बना रहे हैं वो जगह भी साफ होनी चाहिए और हमें साफ जल का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें हानि पहुंचा सकते हैं और हमें कोई भी रोग होने की आशंका हो सकती है। जहाँ तक हमें संभव हो, हर खाने की सामग्री को हमें ढककर ही पकाना चाहिए, क्योंकि खाद्य सामग्री के विटामिनों तथा सुगंध आदि को नष्ट होने से हम ऐसे बचा सकते हैं अगर हम खाने को ढककर पकाते हैं। तो खाद्य सामग्री में जल की मात्रा उतनी ही डालनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। किसी भी खाने की सामग्री को पकाते समय की प्रकृति मतलब होता है नेचर, कि वो खाने की सामग्री है कैसी, ध्यान में रखते हुए उतने ही समय पकाना चाहिए जितना आवश्यक हो। क्योंकि अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा टाइम पकाते हैं तो उसमें सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो सुपाच्य भी नहीं रहता है। पकाने से पहले सब्जियों को भली भांति धोकर काटना चाहिए और
जिन सब्जियों को छीलना आवश्यक नहीं हो तो उसको नहीं छीलना चाहिए, क्योंकि सब्जियों को काटते अथवा छीलने के बाद धोने उनमें विद्यमान जितने भी खनिज लवण जल में ही बह जाते हैं। मसालों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा मसालों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खाद्य सामग्री को एक बार भली भांति जब हम बना लेते हैं तो उसको हमें बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से खाद्य सामग्री के कुछ पोषक तत्व अनिवार्य रूप से वो नष्ट हो जाते हैं। और हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस खाद्य सामग्री में कौन से तत्व अधिक उपलब्ध है, जिससे कि खाना बनाते समय पोषक तत्व आवश्यकता से अनावश्यक रूप से नष्ट नहीं हो। भोजन पकाने की विभिन्न विधियां, अब हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या क्या विधियां होती हैं भोजन को पकाने की? पाक क्रिया की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री को पकाने की बहुत सारी विभिन्न विधियों को ज्ञात कर लिया जाता है। विधि का उपयोग खाद्य सामग्री के गुणों तथा प्रकृति के अनुसार किया जाता है कि हमें किस चीज को कैसे पकाना है। पाक क्रिया की विधियों का वर्गीकरण करने के लिए पाक क्रिया के आवश्यक हमें माध्यम पता होने चाहिए। पाक क्रिया की विधियों को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटते हैं: जल के माध्यम से, वाष्प के माध्यम से, चिकनाई के माध्यम से और वायु के माध्यम से। इन चारों वर्गों की विधियों के बारे में हम अब जानेंगे। जल के माध्यम से पाक क्रिया। जल के माध्यम से इसमें हमारे 3 आ गए: उबालना, फिर मीडियम आंच में उबालना, फिर धीरे धीरे उबालना, बॉइलिंग जिसे हम कहते हैं। खाद्य सामग्री को जल के माध्यम से पकाने की एक सरल तथा सुविधाजनक विधि होती है उबालना। इस विधि के अंतर्गत जिस सामग्री को पकाना हो उसे किसी हम पतीले या बर्तन में डालते हैं तथा उसकी कैसा है वो कितनी जल्दी वो बॉईल हो जाएगा उसी के अनुसार, उसे बोलते हैं प्रकृति के अनुसार, पानी डालकर हम गैस पे रख देते हैं। और इसमें हमें गैस की जो फ्लेम है वो हम तेज रखते हैं। बर्तन में पानी धीरे धीरे उबलने लगता है और इस बात की पुष्टि बर्तन से ही उठती हुई बुलबुलों से की जा सकती है। बॉयल जब पानी होता है तो पानी के अंदर देखा होगा बुलबुले से उठते हैं। अलग अलग खाद्य सामग्रियां अलग अलग समय पर पककर तैयार की जाती है। खाद्य सामग्री में आवश्यकता से अधिक पानी हो तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि किस उपयुक्त ढंग से उस पानी को आहार के रूप में हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पानी में उबाली जाने वाली खाद्य सामग्री के पोषक तत्व घुलित अवस्था में उपस्थित रहते हैं। जैसे हमने मान लो सपोज पालक बॉईल करा, तो पालक बॉईल करने के बाद हमें उसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमें यूज कर लेना चाहिए। फिर होता है धीरे धीरे उबालना। इस विधि में खाद्य सामग्री को जल में डालकर आग में रख देते हैं, मतलब गैस में रख देते हैं, परंतु आग के ताप को इस प्रकार हम कंट्रोल में रखते हैं जिससे जल एक निश्चित ताप तक तो गर्म हो जाता है पर उबलता नहीं है। फिर है हमारा मंद ताप द्वारा पकाना। इस विधि के अंतर्गत खाद्य सामग्री को जल की आवश्यक मात्रा में डालकर बहुत ही मंद ताप पर हम रख देते हैं। इस विधि में समान तौर पर बर्तन का ढक्कन पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और इस प्रकार भाप का भी बर्तन से निष्कासित बाहर निकलना संभव नहीं होता है। इस विधि में खाद्य सामग्री विशेष रूप से स्वादिष्ट बनती है, सुगंधित बनती है तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, मतलब इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। जल के माध्यम से बनाया हुआ भोजन काफी लाभदायक होता है और स्वादिष्ट होता है। हमारे देश में बहुत सारी मिश्रित विधियां हैं, जबकि पाश्चात्य देशों में जल के माध्यम से ही पकाए गए भोजन काफी फेमस होते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा है बच्चों, वाष्प के माध्यम से पाक क्रिया। वाष्प के माध्यम से खाद्य सामग्री को पकाना उत्तम रहता है,
यूजफुल रहता है। इस विधि द्वारा खाद्य सामग्री को पकाने से उसके पोषक तत्व काफी कम मात्रा में नष्ट होते हैं। समान रूप से हम लोग मांस, मछली, अंडे, सब्जियां आदि इसी विधि द्वारा पकाते हैं। वाष्प से भोजन पकाने की विधि को दो रूप में हम देखते हैं। पहला है हमारा किसी बर्तन में पानी डालकर उसे गैस पर रख दिया जाता है और कुछ समय बाद जब भाप उठने लगती है तो खाने की सामग्री को किसी छलनी में रखकर अथवा बारीक मलमल के कपड़े में बांधकर भाप के संपर्क में लाया जाता है। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि आजकल आप लोग मोमोज बनाते हैं, क्या आपने मोमोज को बनते हुए देखा होगा? तो भाप के माध्यम से बनते हैं। भाप के माध्यम से खाद्य सामग्री पकने लगती है और ग्रहण करने के लिए मतलब खाने के लिए तैयार हो जाती है। वाष्प के माध्यम से खाद्य सामग्री को पकाने की दूसरी विधि एक उपकरण की सहायता से होती है। इस उपकरण को हम प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर में भी जो चीजें हम पकाते हैं वो वाष्प के माध्यम से ही पकाते हैं। प्रेशर कुकर में जल वाष्प को बर्तन के अंदर ही रखा जाता है। आपने जैसे दाल पकाते हैं ना, जिससे वाष्प का दबाव बढ़ जाता है। इस स्थिति में खाद्य सामग्री जल्दी ही पककर तैयार हो जाती है। इस विधि से समय तथा गैस दोनों की बचत होती है। ईंधन जिसे बोलते हैं। भोजन स्वादिष्ट तथा सुपाच्य तैयार हो जाता है। सुपाच्य मतलब वो गल जाता है अच्छे से, जो हमारे शरीर में जब हम ग्रहण करते हैं वो आसानी से पच जाता है। फिर अगला हमारा पॉइंट है चिकनाई के माध्यम से पाक क्रिया। पाक क्रिया की एक सबसे फेमस विधि क्या है? तलना। इस माध्यम का हमारे देश में काफी प्रचलन है। इस विधि में तलने के लिए घी एवं तेल का हम प्रयोग करते हैं। इस माध्यम में खाद्य सामग्री को पकाने के लिए हम 3 विधियां अपनाते हैं। पहली हमारी विधि है उथली विधि, जिसे हम बोलते हैं शैलो फ्राई। इस विधि में खाद्य सामग्री को घी अथवा तेल की थोड़ी मात्रा में हम लेकर हम तलते हैं। तलने की जो समय होता है वह ताप भी खाद्य सामग्री के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या खाने की चीज हम पका रहे हैं। इससे ज्यादा अवधि तथा ताप होने से खाद्य सामग्री जल जाती है। इस विधि द्वारा समान रूप से हम जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं या कटलेट बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, ऑमलेट वगैरह, डोसा आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। कम चिकनाई का यूज होता है थोड़ा। इस विधि में आजकल नॉन स्टिक आपने देखे होंगे, नॉन स्टिक बर्तन आते हैं उनका भी उपयोग करते हैं, जिसमें घी थोड़ा कम लगता है या ना के बराबर लगता है। फिर हमारी अगली विधि है तलने की गहरी विधि, डीप फ्राई। जैसा कि नाम से ही आपको अवगत हो रहा है, डीप डीप मतलब होता है गहरा। इस विधि में कढ़ाई अथवा गहरे तल वाला मतलब उसमें गहराई हो, जैसे कढ़ाई हो गई हमारी, तले वाला बर्तन यूज में लाते हैं। खाद्य सामग्री को तलकर पकाने के लिए समान रूप से आधी कढ़ाई में घी अथवा तेल लिया जाता है। इसके बाद कढ़ाई को हम गैस पे रख देते हैं और खाने की सामग्री को पहले से ही गर्म हुए घी अथवा तेल में धीरे धीरे डालकर पलटते हैं तथा पक जाने पर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। इस विधि से तैयार करे हुए भोजन कुछ गरिष्ठ होते हैं, गरिष्ठ मतलब हैवी होते हैं, जो आसानी से नहीं पचते हैं और थोड़ी देर से पचते हैं। जैसे हमारा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे समोसे हो गया, पकौड़ी हो गई, पूरी हो गई, तो ये क्या है? डीप फ्राई वाली चीजें। फिर हमारी है तलने की शुष्क विधि, ड्राई फ्राई। इस विधि में उसी खाद्य सामग्री को पकाया जाता है जिसमें चिकनाई आंतरिक रूप से उपस्थित रहती है। जब चिकनाई युक्त खाद्य सामग्री को पर्याप्त ताप पर हम गर्म करते हैं तो उस खाने की चीज की जो अपनी एक चिकनाई है वो अलग होकर बाहर आ जाती है। पापड़ इस विधि द्वारा तैयार किया गया एक उदाहरण है। चिकनाई विधि द्वारा तैयार किए गए व्यंजन से कुछ लाभ कुछ हानियां भी होती हैं। लाभ क्या है? हमारे से बनाया हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है और एक विशेष तरह की इसमें गंध आती है और तथा आकर्षक भी होता है ये। कुछ हानि क्या होती है? भोजन पचता नहीं है आसानी से और तलकर पकाए गए भोजन में कुछ विटामिनों का अभाव रहता है। अब हमारी अगली विधि है वायु के माध्यम से पाक क्रिया कैसे करते हैं।
इस विधि के अंतर्गत खाद्य सामग्री को पकाने के लिए हम गर्म वायु का प्रयोग करते हैं। गर्म वायु के संपर्क में आकर खाद्य सामग्री पककर तैयार हो जाती है। इस विधियों को भी हम 3 रूपों में प्रयोग में लाते हैं। पहला है हमारा रोस्टिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूनकर। भूनकर आपने नाम तो सुना होगा। इस विधि में खाद्य सामग्री को गर्म बालू अथवा राख के संपर्क में लाकर रखते हैं। जैसे हमारा जाड़े के दिनों में आपने देखा होगा आलू भूनते हैं लोग आग में, शकरकंदी, मक्का, बाजरा अथवा चने आदि इस विधि द्वारा ही भूनकर पकाए जाते हैं। इस विधि द्वारा पकाए गए भोजन काफी स्वादिष्ट होते हैं तथा सुपाच्य होते हैं। फिर अगली हमारी है विधि सेकना, ग्रिलिंग जिसे हम बोलते हैं। गर्म फाइल के माध्यम से खाद्य सामग्री को पकाने की एक विधि सेकना भी है। और हमें ये अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि भूनना और सेकना दोनों अलग अलग विधि होती है बच्चों। सेकने के लिए धुआं रहित आग की आवश्यकता होती है और भुट्टे, कबाब आदि को सेक कर ही हम पकाते हैं। फिर अगली हमारी विधि है भट्टी या तंदूर में पकाना, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग। भट्टी या तंदूर में भी खाने की सामग्री गर्म वायु के प्रभाव से ही पकाई जाती है। केक, पेस्ट्री, बिस्किट, कुलचे इसी विधि द्वारा पकाए जाते हैं। और जैसे आजकल ओवन वगैरह का प्रचलन काफी है, तो वो भी इसमें भी पका सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारी भी विभिन्न विधियां, हमारी खाने की खाद्य सामग्री को हम किस किस तरीके से हम पकाते हैं उसका ये वर्णन था बच्चों। अब हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व। जो सब्जियां हम लोग खाते हैं, अपने आहार में ग्रहण करते हैं, उसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले विटामिन। सब्जियों द्वारा विभिन्न प्रकार के विटामिन हमें प्राप्त होते हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियों में गाजर, शलजम आदि में विटामिन ए प्राप्त होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पत्ता गोभी, हरी मिर्च में विटामिन सी तथा मटर, लोबिया आदि जितनी भी बीज वाली सब्जी होती है उनमें विटामिन बी होता है। और हरी पत्तेदार वाली सब्जियों में आयरन भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। खनिज लवण, मिनरल, पत्ते युक्त सब्जियों में कैल्शियम, पालक में लोहा व अन्य सब्जियों में पोटेशियम, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि प्राप्त होता है। जल में घुलनशील होने के कारण ये पकाने से नष्ट नहीं होते हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट। शकरकंद, आलू, अरबी, चुकंदर आदि में होता है, जो पकाने के बाद शक्कर में बदल जाता है। प्रोटीन, सेम, सोयाबीन, मटर, मूंगफली तथा दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वसा, फैट जिसे हम बोलते हैं, सब्जियों में जो वसा होती है वो ना के बराबर होती है, नाम मात्र के लिए ही होती है। वैसे तो होती ही नहीं है, अगर जरा बहुत होती भी है तो ना के बराबर ही होती है। फिर है हमारा जल। पत्ते वाली सब्जियों में जल की मात्रा 70 से 75 प्रतिशत तक होती है। इन्हें पकाते समय जल की मात्रा का अनुमान होना आवश्यक है, क्योंकि वो अपना जल खुद ही छोड़ देता है। अगर तोरई वगैरह बनाओ तो क्या होता है, उसमें पानी नहीं डालते हैं हम लोग, क्योंकि उसका जल अपने में उतना उसका खुद ही इतना जल होता है कि वो पकाते समय खुद ही अपना पानी छोड़ता है। सेल्यूलोज, सभी सब्जियों में विशेषकर पत्ते वाली सब्जियों में सेल्यूलोज की मात्रा भरपूर पाई जाती है। और जब हम इसका यूज करते हैं तो जो इसको भी कब्ज की शिकायत होती है तो वो दूर हो जाती है। अब सब्जियों की भी तो हमने बात कर ली कि क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन हम इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो सब्जी को पकाते हुए ये संभावना रहती है कि उसमें पोषक तत्व अधिकतर नष्ट हो जाते हैं, या पकाने का तरीका हमें सही से नहीं पता होता है, तो इसलिए तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे हम टिप्स अपनाएंगे जिससे इसके पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहे। तो हमें विशेष ध्यान क्या क्या बातें हमें ध्यान देना चाहिए। लवणों की सुरक्षा, सब्जियों को पकाते समय लवणों की मात्रा नष्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिस पानी में सब्जी उबाली जाए उसे फेंकना नहीं चाहिए।
बल्कि अपने पहले भी हमने आपको बताया था कि उसको हमें यूज़ कर लेना चाहिए। विटामिनों की सुरक्षा, कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो पकाने में के कारण वो पकाने में नष्ट हो जाते हैं। अतः विटामिनों की सुरक्षा के लिए सब्जियों को कच्चा ही खाना चाहिए। सब्जियों को पकाते समय उनमें सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या अगर हम सब्जी पका, अब सारी सब्जियां तो हम कच्ची नहीं खा सकते ना, लेकिन यहाँ पका रहे हैं तो उसके पकाने से संबंधित उसकी सही विधि का हमें ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक होता है। सब्जियों को पकाते समय विशेष क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? तो सब्जियों को पकाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त सब्जियों का चुनाव। सब्जियां हमेशा हमें ताजी, साफ सुथरी ही खरीदनी चाहिए। यानी कि सस्ते के चक्कर में हम कहीं से भी सब्जी को ऐसे भी उठा लाएं। हमें सब्जियां हमेशा ताजी ही खरीदनी चाहिए और हमें हमेशा मौसम की सब्जियां ही खानी चाहिए। भिंडी, तोरई, लौकी, परवल आदि पकी ना हो, अन्यथा वे कड़ी होने के कारण बेस्वाद लगती हैं। इसलिए हमेशा उनको चेक करके ही लेना चाहिए। इसलिए सब्जी ताजी, मुलायम व बिना पकी हुई खरीदनी चाहिए। सब्जियों को धोकर काट कर तैयार करना का क्या तरीका है? सब्जियां अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ पत्तेदार होती हैं, कुछ जड़ वाली होती हैं, कुछ तने वाली होती हैं, या कुछ फूल वाली होती हैं। विभिन्न सब्जियों को काटने की विधि भी अलग अलग होती है। जैसे सभी सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए, अन्यथा उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तथा दूसरी तरफ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको काटने से पहले अच्छी तरह पानी में 2 या 3 बार हमें धो लेना चाहिए, क्योंकि सब्जियों पर गंदी मिट्टी व हानिकारक खाद के भी अंश होते हैं। इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कौन सी सब्जी हमें बाद में यूज करने के काटने के बाद क्या कहते धोनी है, और कुछ धोने से पहले काटनी है। तो हमें इसका भी अंदाजा हमें होना चाहिए, ज्ञान हमें होना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ धोने से पहले साफ करना चाहिए, क्योंकि उनमें कीड़े होते हैं। आलू, अरबी, शकरकंद आदि को कई बार धोना चाहिए, क्योंकि उनमें मिट्टी, गंदी मिट्टी तथा खाद वगैरह लगी रहती है। कटहल को काटने से पहले हाथों पर तथा चाकू पर सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। भिंडी को काटने के बाद उसमें नमक लगाने से उसमें जो निचलता सा पदार्थ होता है ना, वो नहीं निकलता है। बरसात के दिनों में सब्जियों को नमक अथवा पोटेशियम के घोल से धोना चाहिए, जिससे उसमें कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इनका प्रयोग कभी कभी ही करना चाहिए। करेला, परवल, बैगन, भिंडी आदि सब्जियां हम जब बनाते हैं तो ये क्या होता है, जब हम इसको भरवा बनाते हैं तो ये ज़्यादा तेल में बनती हैं, तो ये गरिष्ठ हो जाती है। इनका प्रयोग भी हमें कभी कभार ही करना चाहिए। अगर नॉर्मल हम कम मसाले बना रहे हैं तब तो बात ठीक है। काशी फल, लौकी एवं तोरई आदि के छिलकों की सब्जी यदि बनानी हो तो उसका छिलका थोड़ा मोटा ही छीलना चाहिए। तो हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और इन बातों को अगर हम अपने जब हम खाने की सामग्री को पकाते हैं तो अपनी पाक क्रिया में हमें इन बातों को जरूर अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार को एक अच्छा भोजन, एक अच्छे आहार को उनको प्रदान करके अपने शरीर को, अपने परिवार का स्वास्थ्य हम अच्छा रख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन आपको कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया?